नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुझसे कहा गया चुप रहो तो उपराष्ट्रपति बन जाओगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 में बीजेपी को हराना आसान है अगर विपक्ष एकजुट रहेगा तो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में झोंककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने दोस्तों युवाओं को दी खुशखबरी। जी दरअसल आपको बता दें पुलिस में बम्पर भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे कमलनाथ। बोले फिलहाल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में डूब चुका है मध्य प्रदेश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले वक्त आने पर जवाब देंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक साथ चाय पीने से नहीं बनती विपक्षी एकता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्यों बौखला गए। वहीं पर दोस्तों गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले फिलहाल कांग्रेस लोगों को गुमराह करती है। अब आप समझिए दोस्तों, कांग्रेस अगर गुमराह करती है तो गुलाम नबी आजाद इतने दिन से कांग्रेस के साथ क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बेंगलुरु में जमकर हुआ हंगामा, स्मृति ईरानी का उड़ा मजाक, लोगों ने दिखाया ठेंगा, रैली में नहीं आई भीड़। जी हां, बताएंगे कैसे 4 दिन पहले दोस्तों बेंगलुरु पानी में डूबा हुआ था और स्मृति ईरानी बेगैरती से वहां पहुंच गई, लेकिन मंच पर लोग ही नहीं आए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कोलकाता में लगातार कारोबारियों के ऊपर ईडी के छापे। ममता बनर्जी ने भाजपा के ऊपर बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक। बोले फिलहाल 2024 में आसानी से जीत सकता है विपक्ष अगर सच में विपक्षी एकता हो तो। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर एक अच्छा चेहरा और सही रणनीति के साथ 2024 में उतरा जाएगा तो मोदी सरकार को 2024 में हराया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ एक ही राजनीति कर रही है और वो है धर्म की राजनीति। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी धर्म की राजनीति करेगी तब तक उसको वोट मिलते रहेंगे, लेकिन इनकी काट ढूंढने के लिए एक काम बहुत जरूरी है कि जो राजनीति ये कर रहे हैं उसी राजनीति को उनके ही तरीके से हराया जाए। आपको बता दें दोस्तों दरअसल बीजेपी कुछ ही मुद्दे उठाती है चुनाव के दौरान, जैसे कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, या फिर दोस्तों हिंदू मुसलमान जय श्री राम का नारा, और विपक्ष पर यह इल्जाम लगाना कि ये तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। बस यही बीजेपी की राजनीति है। अब इसके ऊपर जमकर बीजेपी के ऊपर आपको बता दें हमलावर हो गए ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि 2024 में विपक्षी एकता के साथ चुनाव जीता जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2024 में चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर चुकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी के उल्टी गिनती जिसको कहते हैं दोस्तों शुरू हो चुकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए मुसीबतों से भरा होगा, क्योंकि फिलहाल देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल विपक्षी एकता को एक रहना ही होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही हराया जा सकता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले तो इनके हिंदुत्व के जाल को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें मोदी सरकार हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को, खास करके हिंदू भाइयों को बहकाती है और ये कहती है कि ये तो हिंदू विरोधी है। आप देखिए राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, जितने भी विपक्ष के नेता है, ममता बनर्जी, इनको ऐसा लगता है भाजपा लोगों को बस एक यही दोस्तों हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है, बाकी सब तो हिंदू विरोधी है। जबकि दोस्तों उनका धर्म क्या है आप भी जानते हैं, वो सब भी हिंदू धर्म से ही आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव मुस्लिम धर्म से आते हैं या राहुल गांधी मुस्लिम धर्म के हैं या ममता बनर्जी दोस्तों मुस्लिम धर्म की है। भूपेश बघेल से लेकर तो ए टू जेड दोस्तों सभी उसी धर्म के सीएम है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लोगों में जानबूझकर आशंका फैलाती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का मेन खेल यही है और वो हमेशा इसी तरीके से हर बार जो है यहाँ पर लोगों को उलझाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आज राहुल गांधी की पदयात्रा का 7वां दिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ रही है। पहली बार हमने देखा है कि इतनी बड़ी पद यात्रा निकल रही हो या फिर यूं कहते भारत यात्रा, और वो भी दोस्तों इतने बड़े पैमाने पर। आपको बता दें बीजेपी रोजाना राहुल गांधी को लेकर उल्टे सीधे कमेंट कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है डर। सब जानते हैं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसमें बीजेपी उल्टे हाथों आएगी। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से यहां से निकल ले, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत दोस्तों कांग्रेस ही है। आप देखिए राहुल गांधी को बदनाम किया गया, उनकी छवि खराब की गई। छवि खराब करने में प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए फूंक दिए कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए, लेकिन असली पप्पू कौन है ये सब जानते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप भी जानते हैं कि वो कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है और वो पढ़ी लिखी बात करते हैं, लेकिन जो लोग दोस्तों पीएम के पद पर बैठे हैं शायद ही उनके पास पढ़े लिखने की डिग्री होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जिन लोगों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है दोस्तों, उन लोगों ने आप समझिए देश के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने 70 साल में देश की संपत्तियां बढ़ाई थी, मोदी सरकार की तरह नहीं जिसने दोस्तों 70 साल में देश की संपत्तियों को बेच दिया। यकीन मानिए सरकार ने दोस्तों इतने सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। आज भी अगर कोई देश को उठाकर पन्ने पलटेगा तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार ही रही देश में, और उसने ही दोस्तों देश में एक तरीके से कह सकते हैं शांति अमन चैन लाया। कांग्रेस ने जो यहाँ पर लोगों को काम दिया, इससे देश में दोस्तों हमारे देश की संपत्तियां बढ़ी। कभी कांग्रेस ने देश की संपत्तियां अडानी और अंबानी को नहीं बेची। कभी आपने सुना दोस्तों कि देश की जितनी भी संपत्तियां थी वो अडानी और अंबानी को दे दी गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर दोस्तों देश की सारी संपत्तियां अडानी और अंबानी के हवाले कर दी। और यकीन मानिए दोस्तों जिस दिन सरकार उतर गई सत्ता से उस दिन अडानी और अंबानी का इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इतने छापे पड़ेंगे अडानी और अंबानी के ऊपर कि वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों कि कुछ नहीं बिगड़ रहा है उनका, जबकि सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री की जो एक दोस्तों ओहरा है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अडानी और अंबानी के नाम पर पूरा देश करते चले जा रहा हो। आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने जो देश की रोडवेज बेच दी। बैंकों की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है दोस्तों कि एक दूसरे में मर्ज करना पड़ रहा है। सिम कंपनियां देखिए आप एक के बाद एक सारी बंद हो गई, सिर्फ जियो ही बची अंबानी की, और दो और बची हैं जो वी और एयरटेल। ये दोनों दोस्तों किसी तरीके से जिंदगी तैर कर रही है, वरना आप समझिए इस दुनिया में सिम भी ना मिले अब हमें और आपको। वो तो अच्छा है कि सिम मिल रही है अभी दूसरी कंपनियों की, वरना सिर्फ जियो की ही सिम चलाना पड़ती है आपको और हमें। मोदी सरकार ने देश का यह हाल किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल आपको बता दे युवाओं के लिए खुशखबरी दोस्तों, तेजस्वी यादव ने किया अपना वादा पूरा। जी हाँ, बिहार में निकालने जा रहे हैं तेजस्वी यादव बम्पर भर्ती। दरअसल आपको बता दें दोस्तों बिहार के युवाओं को अब तेजस्वी यादव एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने जा रहा है, और वो गिफ्ट है दोस्तों बेरोजगारों के लिए। आपको बता दें दरअसल तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार में उन भर्तियों पर उन भर्ती निकालने वाले उन सीटों पर जो खाली पड़ी हैं। आपको बता दें दोस्तों पुलिस की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो बिहार में काफी बिगड़ी हुई थी। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने जो पद खाली पड़े हुए उन पदों को भरने की बात कर दी है। यानी कि दोस्तों अब जो लोग भी पुलिस में जाना चाहते हैं और जिन लोगों को पुलिस में जाने का शौक है अब उनके लिए बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिलहाल आज देश में जो हो रहा है दोस्तों वो आप भी जानते हैं कि फिलहाल कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। आज देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, खास कर बेरोजगारी, इन मुद्दों से लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार तो इन मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद डबल इंजन की मिली जुली गठबंधन की सरकार है दोस्तों। ऐसे में जैसे ही नीतीश ने पाला बदला वैसे ही दोस्तों अब बिहार में काम होने लगा है और बढ़िया काम हो रहा है। और हम तो तेजस्वी यादव से यही कहेंगे कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आगे भी ऐसा ही काम करते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों मोदी सरकार से लड़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि काम भी
करना पड़ेगा, ताकि जनता को ये भरोसा हो। दोस्तों, जनता का भरोसा जीतना इसलिए जरूरी होता है, कल को जनता किसी और को वोट ही ना दे। अगर दोस्तों आप काम करते रहोगे, जनता को आप अच्छा काम दोगे, तो जनता को भी लगता है कि ये सरकार काम कर रही है और हमें डबल इनको ही मौका देना चाहिए। तो यही है कि बिहार में अच्छा काम हो रहा है और अब तेजस्वी यादव और नीतीश मिलकर जरूर इतिहास रचेंगे वहां पर। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझसे कहा गया मुंह बंद रखो तो उपराष्ट्रपति बन जाओगे। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आपको पता हो कि इस वक्त उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? धनखड़ बने हैं। जी हाँ, जो कि दोस्तों वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे धनखड़, उनको उपराष्ट्रपति पद मिल चुका है। लेकिन आपको बता दें, पहली बार ये पद की बात सत्यपाल मलिक से कही गई थी और उनको ऑफर दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझसे कई लोगों ने कहा, बीजेपी ने कहा कि फिलहाल अपना मुंह बंद रखो तो हम उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मेरे मन में जो बात आएगी वो मैं कहूंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम चुप रहने वालों में से नहीं है, हमें जो बात सही लगती है वो सही कहते हैं, जो गलत लगती है वो गलत कहते हैं। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की भी तारीफ की। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं, आज भारत को जोड़ने की बहुत जरूरत है और जिस तरीके से भारत में टूट हो रही है इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ी बात कर दी है। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, वो पढ़ा लिखा इंसान है और वो देश के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी से जनता को काफी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों पर राहुल गांधी खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दो दोस्तों, राहुल गांधी की पदयात्रा की जमकर तारीफ की है सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक यहीं पर नहीं रुके। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसानों को कभी एमएसपी मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके सरकार इसमें टालम बटोल कर रही है, ढील दे रही है और उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों को उनका हक नहीं मिलने वाला। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर किसानों को उनका हक मिलता तो अब तक मिल गया होता, लेकिन उनको कोई हक नहीं मिलने वाला। जाहिर सी बात है दोस्तों, सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अपनी ही पार्टी के किसी आप समझिए राज्यपाल को बीजेपी उनके खिलाफ बोलते हुए सुनेगी तो भड़केगी। ऐसे में सत्यपाल मलिक की एक तारीफ तो करना होगी कि बीजेपी में रहकर ही दोस्तों बीजेपी की लंका लगा दी। कुछ लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी में रहकर ही बीजेपी की सच्चाई बयां कर देते हैं, जैसे सत्यपाल मलिक जी। और आपने देखा होगा इससे पहले दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बीजेपी की लंका लगाते रहते हैं, और राहुल गांधी के भाई जो है दोस्तों वरुण गांधी जो बीजेपी में, वो भी बीजेपी को आए दिन घेरते रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी से परेशान है। उनको खुद को भी पता है कि बीजेपी में हम हैं तो सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का काम नहीं कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जब भी विकास की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी इन बिन पौने तीन हो जाती है। अगर सरकार तो दोस्तों इतनी ही पड़ी होती तो अब तक वो देश के लिए काम कर रही होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलहाल सरकार तो चुप बैठी है और सरकार के दोस्तों जितने पंजू पुट्टू हैं वो भी चुप बैठे हैं। उसमें जाहिर सी बात है इस वक्त देश का माहौल काफी बिगड़ गया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, भूपेश बघेल का जेपी नड्डा के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, बस उसका साजिश करने में कोई मुकाबला नहीं। दरअसल दोस्तों, भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जेपी नड्डा हो या कोई और, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, साजिश रचने में इनका कोई मुकाबला नहीं। और इस बात से तो दोस्तों मैं भी एग्री करता हूं भूपेश बघेल की। आप देख लीजिए, बीजेपी जब भी कोई प्रपंच रचती है दोस्तों या फिर कोई प्लान बनाती है तो उसका प्लान दोस्तों पूरा प्रूफ के साथ होता है, यानी कि उसको पता होता है कि बीजेपी को कब क्या करना है। आप देख लीजिए, अगर किसी को बदनाम करना है सोशल मीडिया पर तो बीजेपी के आईटी सेल लग जाती है। पूरी सोशल मीडिया पर तरह तरह के हैशटैग चलाए जाते हैं और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान को व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेर लिया है। उनका कहना है दरअसल भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसीलिए बीजेपी बौखलाहट में अजीब और गरीब बयान दे रही है। आपको बता दें, भूपेश बघेल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, महिलाओं, बच्चों और सभी के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को संभाल रहा है,
ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भूपेश बघेल के राज्य में अच्छा काम हो रहा है। ऐसे में दोस्तों भूपेश बघेल को डराने के लिए बीजेपी तरह तरह की परपंच चल रही है, लेकिन बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ही वो है जो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। मैं आपको बता दोस्तों, बीजेपी भूपेश बघेल पर काफी भरोसा करती है। कांग्रेस और जो है भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, ये दो नाम ऐसे हैं जिनको यूज भी किया जाता है क्योंकि इन दोनों की सरकार है। और अगर देखा जाए दोस्तों, कांग्रेस की 3 जगह सरकार थी, हालांकि मिलीजुली सरकारें अभी भी हैं कांग्रेस की 2-4 जगह, लेकिन दोस्तों जो मेन सरकार है वो कांग्रेस के पास 2 ही बची है, एक छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान। लेकिन बीजेपी इन दोनों पर भी नजर गाड़े हुए है और यही कारण है कि बघेल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो प्रशांत किशोर बौखलाए, नीतीश कुमार के ऊपर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि साथ चाय पीने से विपक्षी एकता नहीं होती है। आपको बता दो दोस्तों, प्रशांत किशोर तब से बौखलाए हुए जब से पाला बदलकर नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी के साथ आ गए। लगता है दोस्तों अब प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे दोस्तों प्रशांत किशोर कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अब बिहार में प्रशांत किशोर की दाल गलने वाली नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो बीजेपी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी। रणनीति भी ऐसी बनाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार प्रशांत किशोर भी हैं आज जिस हालत में देश है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर नहीं, आजकल लगातार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है। अब नीतीश के ऊपर उन्होंने फिर से कमेंट कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल नीतीश कुमार जिस तरीके से चाय पी रहे हैं विपक्षी नेताओं के साथ एक साथ बैठकर, इससे विपक्षी एकता नहीं होने वाली, जिसको लेकर दोस्तों अब नीतीश कुमार भी हमलावर हो गए। नीतीश कुमार का कहना है कि दरअसल प्रशांत किशोर को कुछ पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है और खास करके बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर हवा में बातें करते हैं, अगर उनको पता होता कि फिलहाल बिहार में क्या चल रहा है तो वो यहाँ आकर जायजा लेते, दूर से इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करते। प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो उनका जो मन करे वो कहते रहे, लेकिन बिहार की जो सच्चाई है वही रहेगी। आपको बता दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस बयान पर जमकर हंगामा भी मचा और नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी को घेर लिया। फिलहाल ये तो साफ है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में दोस्तों जुबानी जंग काफी लंबे समय से चल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले वक्त आने पर देंगे जवाब। आपको बता दोस्तों, इन दिनों हेमंत सोरेन बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए। दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की बीजेपी ने खूब कोशिश की। बीजेपी ने कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले हेमंत सोरेन की सरकार गिरा दे, लेकिन अफसोस दोस्तों बीजेपी ऐसा कर नहीं पाई। ना ही सोरेन की सरकार गिरा पाई और ना ही सोरेन से दोस्तों वो बदला ले पाई, जिसके बाद अब हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो हमारी सरकार गिरा नहीं पाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, हेमंत सोरेन पूरी कोशिश करते हैं, हेमंत सोरेन की पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से उनकी सरकार गिरा दी जाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल वो डरने वाले नहीं है और उनकी सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी। आपको बता दो दोस्तों, सोरेन ने विश्वास मत जीतने के बाद बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था और साफ पता था कि बीजेपी जानबूझकर इस फ्लोर टेस्ट को टांगे हुए है ताकि कुछ कर ले वो इन दिनों में और विधायकों को तोड़ ले। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि भैया 8-10 दिन हो गए हैं, हम तो विधायक तोड़ ही नहीं पा रहे हैं और लोग सवाल उठाना कि बीजेपी के कहने पर ये हो रहा है, तब कहीं जाकर फ्लोर टेस्ट हुआ और हेमंत सोरेन ने अपनी वो जो फ्लोर टेस्ट है वो जीत लिया। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ फ्लोर टेस्ट का नहीं था, सवाल यह था कि बीजेपी और राज्यपाल जो था वहां का वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सोरेन के विधायक टूटकर बीजेपी में आ जाए ताकि सरकार गिर जाए। लेकिन अफसोस की बात कि अब अगले 6 महीने तक कोई भी सरकार को गिरा नहीं सकता है और ये सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, स्मृति ईरानी का बेंगलुरु में उड़ा जमकर मजाक, जहां 4 दिन पहले दोस्तों पानी भरा पड़ा था, वहां पर रैली करने पहुंच गई स्मृति ईरानी, लेकिन दोस्तों कुर्सियां खाली पड़ी रही, लोगों ने जमकर गाली गुप्तार की। आपको बता दें दोस्तों, 4 दिन पहले देखिए जरा बेंगलुरु का क्या हाल था और बेगरती से दोस्तों ये लोग बेंगलुरु में जैसे ही पानी सूखा तो वापस से रैलियां करने पहुंच गए। इसको कहते हैं दोस्तों बेशर्मी, कि 4 दिन पहले लोगों के फर्नीचर कारें डूब गई पानी में, तब ये लोगों ने जाकर नहीं झांका, लेकिन अब रैली करने गए तो लोगों ने भी ठेंगा दिखा दिया, कुर्सियां खाली पड़ी रही।
वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी आएगी इसको जरूर दबाएं।